नमस्कार विद्यार्थी मित्र, कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम सब्जेक्ट हिंदी में हमने कल 12वां चैप्टर रानी देखा था। उसमें हमने देखा था कि रानी बच्चों के लिए एक लाई गई घोड़ी का नाम है। जब बच्चे उनसे पहले तो रुष्ट और अप्रिय रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनसे मित्रता स्थापित कर लेती है और वही उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं। जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने ये घटना उनकी बाल्यकाल की है, यानी जब वो छोटी थी उस समय उनके घर पर इसे लाया गया था, लेकिन उसकी स्मृति आज भी उनके सामने अंकित है। हमने देखा था कि रियासत होने के कारण इंदौर में ज़्यादातर घोड़े और घुड़सवारों का आधिक्य था। हम तब बच्चे थे। लेखिका कहती है कि उस वक्त वो सभी भाई बहन छोटे थे, तो अंग्रेज़ों के बच्चों को जब ऐसे छोटे गधे या टट्टू पर बैठते थे देखते, तो उन्होंने भी अपने पिता से उसे हमारे पास छोटा घोड़ा न होना वो अपराध की बात है, तो उन्होंने अपराध नहीं, लेकिन हमारे पास भी ये छोटा घोड़ा बच्चा होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा था। और बाद में उनके पिता ने उन्हें वो लाकर भी दिया। तो हमने देखा था कि पहले तो वो छोटे टट्टू से प्रभावित हुए और आतंकी भी। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कान खींचने के अलावा हमारे नौकर तो नहीं कहा जाता, क्योंकि वो काम करने के अलावा उनके कान भी खींचता था। रोजी और निक्की के साथ जो रानी आई है, उनके लिए बरामदा में नया दरवाज़ा लगाया गया, लेकिन बच्चों के लिए कुछ मकान में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ, जिससे बच्चे वो उससे आतंकित भी हुए थे। जब रामा से उसका नाम पूछा तो रानी, ताज रानी, तो बच्चों ने ताजमहल का चित्र देखा था। उन्होंने देखा था कि इतने बड़े भवन की रानी को भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा क्रोध करुणा में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। यहाँ तक हमने देखा था, इसकी बात का है, वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी है। आँखों में बसना यानी दिल में समाना। उसकी छवि इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी स्मृति आँखों में बसी जैसी ही है, जैसे प्रत्यक्ष ही है, ऐसा लगता है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, जिस पर दृष्टि फिसल जाती, दृष्टि यानी नज़र। खड़े छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा। अयाल किसे बोलते हैं? तो घोड़े की गर्दन के बाल, शब्दार्थ है अयाल। हल्का चॉकलेटी रंग, छोटे कानों के बीच में झूलता अयाल का गुच्छा। बड़ी और पारदर्शी स्वच्छ आँखें। पारदर्शी किसे बोलते हैं? जिसे के आर पार देखा जा सके। जिसकी आर पार देखा जा सके। ऐसी स्वच्छ और पारदर्शी आँखें थी कि जिसकी आर पार देखा जा सके। बाद में कहते हैं कि लाल नथुने, जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत, लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। क्षत विक्षत यानी घायल।
क्षत विक्षत यानी घायल। आपने देखा होगा कि उसके मुंह के बीच में लोहा होता है, लोहे का पतला सलिया होता है। तो ये वो खाना चबाते रहने पर भी वह घायल नहीं होता। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। ऊंचाई की जगह पीठ की चौड़ाई, ऊंचाई की जगह चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाते रहने पर मूर्छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ वर्ष के उपरांत भी स्मृति पट में रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य शायरी से लिखे हुए अक्षर अग्नि के ताप में प्रत्यक्ष होने लगते हैं। जैसे पेन आती है ना, आप ऐसे ही लिख दो और लाइट में उसे रखो तो उसमें अक्षर दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही है, इस घटना को तो बरसों हो गए हैं, लेकिन ऐसे ही लगता है कि जैसे अभी वो रानी उनके आँखों के सामने प्रत्यक्ष ही खड़ी है। हम बार बार सोचते थे कि वह कुछ और छोटी क्यों नहीं हुई होती, तो हम रोजी और निक्की के साथ उसे भी अपने कमरे में ही रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजक प्रवृत्तियों का कार्यालय था। अराजक, अव्यवस्था। उनका जो कार्यालय यानी ऑफिस, यानी उसे अपने रूम में तो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन अस्तबल किसे के बोलते हैं कि जहाँ घोड़े को बांधा जाता है वह जगह। तो अस्तबल जो बरामदा बना हुआ था वही इन बच्चों का कार्यालय भी हुआ। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बनाया नहीं गया था, अतः हमारी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। स्वेच्छाया यानी अपनी इच्छा से। घोड़ा बांधने के लिए बरामदा तो पहले ही था, लेकिन घोड़ा बांधने के बाद उसमें एक दरवाज़ा बनाया गया और बरामदे में ही एक अलमारी थी। वहीं पे विस्थापित यानी टूटे फूटे खिलौनों का शरणार्थी का अर्थ होगा विस्थापित यानी अपने स्थान से हटा हुआ, विस्थापित। अपने स्थान से हटाया हुआ। जो खिलौने उनके थे वो टूटे हुए होते, जहाँ पे लाकर यहीं पे रख दिए थे, वहीं उनका कार्यालय बना। रानी की गर्दन में झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस कर और उसको बिस्कुट आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। यानी थोड़े ही दिनों में बच्चों ने भी रानी से अच्छी भली मैत्री प्राप्त कर ली। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन बनवाई गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। जीन यानी घोड़े पे बैठने के लिए जो बैठक होती है वो। बहन और उनके लिए तो सामान्य जीन, लेकिन भाई के लिए चमड़े की ऐसी जीन बनवाई गई कि जिससे बैठने पर संतुलन खोने पर, उस पर बैठने का अगर संतुलन बिगड़ जाए तभी भी नीचे गिरने का डर न रहता था। बाहर चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते। आरूढ़ यानी सवार।
आरूढ़ यानी सवार। हम बार बार चबूतरे पर बैठकर उस रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन हमारे साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय यह कार्यक्रम मेरे साथ दोहराया जाता। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। आज अस्तबल में रानी के गले में झूलकर तथा उसके स्टूल के सहारे उसकी नंगी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। बराबर, यानी स्टूल के सहारे जब वो अस्तबल में बैठी हुई थी तब उस पे स्टूल के सहारे उस पर बैठ जाते, लेकिन बच्चों की जो प्रवृत्ति संतुष्ट बच्चों को होता नहीं था। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। सामान्य यानी उस पे चढ़ेंगे गिरेंगे हमें चोट लगेगी ऐसा कुछ नहीं, उनको तो बस अपना आनंद ही लेना है। यही तो होती है बाल सलभ प्रवृत्ति। तो वैसे ही बालकों में ऐसा ही था। निक्की रानी के पूँछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चलती और कूदती रहती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आरूढ़ हो। मयूर सिंहासन तो मयूर सिंहासन किसे बोलते हैं? तो मोर की आकृति से बना सिंहासन। मोर की आकृति से बना सिंहासन। मोर की आकृति से बना सिंहासन। ऐसे आरूढ़ होते जैसे मयूर सिंहासन पर आरूढ़ हो। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती कि कौन कितने पानी में है, वो भी रानी समझती थी। हम सबकी इच्छा और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वो दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। दुल्की यानी धीमी, दुल्की यानी धीमी। नंगी पीठ पे बैठी हुई थी, अयाल पकड़े हुए थे, तो उससे धीरे धीरे चलकर उनकी जो असंतुष्टि थी वो उनको पूर्ण कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथों की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना थी ही नहीं, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया और कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब पकड़ बांध रखने को संकल्प किए हो। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना संभव ही था, निश्चित ही था। मेरे गिरते ही मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चय खड़ी रही जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। प्रस्तर प्रतिमा, प्रस्तर प्रतिमा, तो इसका आंसर होगा पत्थर की मूर्ति। उसके लेखिका बैठी, महादेवी बैठी और भाई ने उसके पैरों में संटी जमा दी, तो इससे ऐसी दौड़ी कि सब पार करके सबके आगे निकल जाने की वो तैयारी कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो गिर गई और इनसे वो ऐसे पश्चाताप यानी पछतावा, पश्चाताप यानी पछतावा उन्हें हुआ
और वो उनके सामने ऐसे खड़ी रही जैसे पत्थर की मूर्ति हो। साथियों को चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। और जब मैं स्वस्थ होकर उसके पास जाने पर वह ऐसी करुणा भरी पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी और मेरे आंखों में आंसू आ गए। एक दिन भाई के जन्मदिन पर नानी ने सोने के कड़े भिजवाए। सामान्यतः हम कोई भी चीज़, कपड़े, आभूषण या कुछ भी लाते तो हम रानी को अवश्य दिखाते। छोटे छोटे सुंदर सिरमुह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा के वश वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े कानों में वलय की तरह पहना आया। उसके कान ऐसे खड़े थे, उसमें वलय की तरह उसे पहना दिया। फिर हम सब खेल खेल में कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तो खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उनकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े उसमें गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। स्मरणीय यानी ऐसी घटना हुई है, विचित्र जिसे कहा जा सकता है, उसमें एक घटना ये भी स्मरणीय है यानी याद है। एक सवेरे उठने पर हमें रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कह कर हमने रामा को इतना थका दिया कि उसने निरुपाय घोषणा कर दी कि वह नयाजी रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित भी हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव को काम धाम तो नहीं करते और सबको पीठ पर बैठाकर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़े पर बैठेंगे और छोटे बहन और भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा की कोठरी में रहता था और हमारी पहुँच वहाँ नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का वह अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो विद्यार्थी मित्र, हमने देखा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सामान्य प्रवृत्ति का बोध न रहकर उन्हें एक ही बात याद रहती। तो लेखिका के जीवन में घटी ऐसी कई घटना है कि जिन्हें हमने आज ये रेखा चित्र में देखा था। यह चैप्टर अच्छे से पढ़ना। थैंक यू।